हेलो बेटा, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरस। और बेटा मैं आपको ना आगे का चैप्टर जो है जो वो पढ़ाना चाहती हूँ, ठीक है। तो आपके लाइसोम और वैक्यूल्स रह गए थे जो आपके एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आते हैं। तो ये दो चीज़ रह गई हैं। उसके बाद में आपका माइटोकॉन्ड्रिया आएगा, फिर उसके बाद में आपका क्लोरोप्लास्ट आएगा और प्लास्टिड्स आएंगे। फिर उसके बाद में क्रोमोजोम आएंगे कुछ आपके, जो आपका होता है जैसे सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, ठीक है, टीलोसेंट्रिक। तो ये आपके कुछ क्रोमोजोम होते हैं जो आपके जैसे बैठते हैं, जैसे कि आपका जो मेटासेंट्रिक होता है वो क्या बीच में होता है सेंट्रोमियर, फिर आपका सब मेटासेंट्रिक थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, उसके बाद में फिर टीलोसेंट्रिक ऊपर ही बैठ जाता है, और बाकी आपका एक्रोसेंट्रिक होता है वो थोड़ा सा ऊपर होता है, ठीक है। तो ऐसे आपके क्रोमोसोम पढ़ेंगे। उसके बाद में आपका एक थोड़ा सा न्यूक्लियस का पार्ट भी पढ़ेंगे हम। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी और क्या क्या, वो सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम देखेंगे, ठीक है। आज मैं चाहती हूँ कि आपका चैप्टर है ये फिनिश हो जाए, तो थोड़ा बड़ा लेक्चर हो जाए। तो आप ना प्लीज़ ध्यान से पढ़ना, जब सुबह पढ़ा रही हूँ वही पढ़ना है आपको बस, ठीक है। चलिए फिर हम स्टार्ट कर ले रहे हैं। तो सबसे पहले आपका जो लाइसोम है वो है क्या, मैं आपको रीड करके दिखाती हूँ कि बोल क्या रहा है ये। कि जो आपके हैं, दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्जी एपरेटस। तो ये कैसे होते हैं, ये आपको याद रखना कि मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल स्ट्रक्चर होते हैं, फॉर्म किसके द्वारा बनते हैं ये आपकी पैकेजिंग प्रोसेस के द्वारा। गोल्जी जो आपका एपरेटस होता है उसमें पैकेजिंग होती है, उसके द्वारा ये बनते हैं और मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं, ठीक है, याद रखना है आपको। आइसोलेटेड लाइसोसोमल आपके वेसिकल्स होते हैं, हैव बीन फाउंड इन वेरी रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम। अब आपको मैंने बताया था, इसमें एक क्वेश्चन भी कराया था आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेलीज हैव हाइड्रोलिटिक एंजाइम, तो उसमें था लाइसोम आपका ऑप्शन, ठीक है। आपका क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, तो आप एक बार चेकआउट कर लें अगर आपने नहीं किया है तो ये क्वेश्चन आपका था। तो इसमें हम बोल रहे हैं आपसे कि जो आइसोलेटेड आपके लाइसोसोमल वेसिकल्स होते हैं, हैव बीन फाउंड टू बी वेरी रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम। जैसे हाइड्रोलिसिस होते हैं, हाइड्रोलिसिस में कौन से एंजाइम आते हैं कि लाइपेज हो गया आपका, प्रोटीएज हो गया आपका, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, तो ये सारे आपके लाइसोम में पाए जाते हैं। ऑप्टिमली एक्टिव उसका क्या होता है, एट द एसिडिक पीएच उसका एक्टिव होता है। दीज एंजाइम्स आर कैपेबल फॉर डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स। ये एंजाइम क्या होते हैं, कैपेबल होते हैं किसके लिए, डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर सकते हैं, लिपिड्स को कर सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड को ही डाइजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑल अबाउट है आपके बारे में, किसके बारे में, लाइसोम के बारे में मैंने आपको बता दिया। अभी आपका एक वैक्यूल और रह गया है। तो वैक्यूल देखिए, आपको पता है कि आपकी जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं उनमें कोई भी आपका जो ऑर्गेनेल होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ आपकी जो यूकेरियोटिक सेल होती हैं उसी में आपके जो राइबोसोम होते हैं या फिर और भी चीज़ें ऑर्गेनेली होती हैं वो सारी बाउंडेड होती हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, ठीक है। अब देखिए आपका है वक्यूल। वक्यूल क्या बोल रहा था, वक्यूल इज अ मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन साइटोप्लाज्म। अब देखो आपको मैंने बताया हर चीज़ आपको, हर एक ऑर्गेनेली आपको मेम्ब्रेन बाउंड मिल रही है, ठीक है, याद रखना है आपको। तो साइटोप्लाज्म में आपके जो वक्यूल पाए जाते हैं उनमें मेम्ब्रेन बाउंड पाए जाते हैं वो, ठीक है। इट कंटेन्स वाटर। अब ये क्या करता है, वक्यूल क्या करता है बेटा, ये कंटेन करता है वाटर को, शेप करता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल्स नॉट यूजफुल फॉर द सेल, ठीक है। द वक्यूल इज बाउंड इन अ, ठीक है बेटा। तो एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल नॉट यूजफुल फॉर द सेल, तो आपकी जो भी किसको कंटेन करता है वो करता है वाटर को कंटेन करता है, शेप को कंटेन करता है, एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट होते हैं जो जो यूजफुल नहीं होते सेल के लिए, उसे वो कंटेन करता है, ठीक है। तो वक्यूल इज बाउंड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, आप जरूर चेक कर लें। अगर आप पढ़ोगे पहले उसके बाद में आप क्वेश्चन करोगे तो डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है, सारे के सारे। और क्वेश्चन करने से पहले आप सबसे पहले अपना आंसर आप चूज़ करें, उसके बाद में आप अपना क्वेश्चन बताएं, ठीक है। उसके बाद में अपना क्वेश्चन देखें आंसर सही है या नहीं सही है। अगर आप पढ़ रहे होगे अच्छे से तो डेफिनेटली आप चेकअप कर पाओगे, ठीक है। और फिर देखो तो आपको क्या है, क्या होती है, जो एक वोक्यूल होता है उसके पास में इज बाउंड इन अ सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड होता है। और कौन सी मेम्ब्रेन होती है उसका नेम क्या होता है, वो होता है टोनोप्लास्ट। इन प्लांट सेल्स द वक्यूल कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सेल। तो आपके प्लांट सेल में क्या होता है बेटा, 90% आपका जो स्पेस होता है या वॉल्यूम होता है उसको कंटेन करता है प्लांट सेल में वक्यूल, ठीक है। वक्यूल किस में एब्सेंट होते हैं, आपको याद रखना चाहिए, एब्सेंट होते हैं, एब्सेंट वहाँ पे नेगेटिव नहीं लिख रही मैं, एब्सेंट लिख दे रही हूँ, एब्सेंट इन एनिमल सेल, ठीक है, ये याद रखना है आपको, ठीक है, एनिमल सेल। ओके, समझ में आ गया होगा। इन प्लांट्स द टोनोप्लास्ट फैसिलिटीज
फैसिलिटेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर्स ऑफ आयंस। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है बेटा, आपको जो फैसिलिटेट करता है किसको, ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस को एंड अदर मिनरल्स को अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब है एनर्जी की जरूरत पड़ती है हमें, ठीक है। तो प्लांट्स में जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो आयंस के ट्रांसपोर्ट में काम करता है, मटेरियल के अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट करता है इनटू द वैक्यूल, ठीक है, वैक्यूल में। हेंस देयर जो कंसंट्रेशन होती है इसकी सिग्निफिकेंटली हायर होती है इन द वैक्यूल देन इन द साइटोप्लाज्म। तो आपकी जो उसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है, ज़्यादा हाई होती है जो साइटोप्लाज्म वैक्यूल होता है उससे, ठीक है। तो आपको याद रखना है। फिर देखिए आगे ने थोड़ा सा और देख लेते हैं कि इन जो अमीबा होता है, अमीबा में क्या होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है, ठीक है, इसमें प्रेजेंट होता है अमीबा में। पूछेंगे आपसे कि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल किसमें प्रेजेंट होता है, तो आप बोलोगे अमीबा। इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑस्मो रेगुलेशन, वो किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो ऑस्मो रेगुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है एंड एक्सक्रीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। इन मैनी सेल्स, कुछ वो जो बहुत सारी सेल्स होती हैं उनमें क्या होता है, इन प्रोकैरियोट्स जो प्रोटिस्ट होते हैं, जो प्रोटिस्ट आपके होते हैं फूड, उनमें फूड वैक्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है। आर फाउंड बाय इनगल्फिंग द फूड पार्टिकल्स। अब इनगल्फिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी सेल है, ठीक है, कोई भी सेल है बेटा, ठीक है, उसके पास में क्या है, एक सेल, ये आपका क्या हो गया, वैक्यूल हो गया। वैक्यूल है, उसमें एक वैसी सेल है जो डिस्ट्रॉय करनी है उसे, तो वो क्या करेगा, उसे खा लेगा, चारों तरफ से घेर लेगा, उसे खा जाएगा। खाने का ही मतलब होता है इंगल्फ करना, मतलब अंदर तक खा लिया। उसके बाद में फिर बाहर जाके वो सेल से बाहर निकलेगा यहाँ पे जाके, और बाहर जाके यहाँ पे पलटी कर देगा उसे, ठीक है। तो क्या करता है, जो आपके प्रोटिस्ट होते हैं मैनी सेल्स में, एज एन प्रोटिस्ट में, तो फूड वैक्यूल आर फॉर्म्ड बाय इनगल्फिंग द फूड पार्टिकल को इनगल्फ कर देता है और सेल के बाहर निकाल देता है, क्योंकि वो एक्सक्रीशन का काम कर रहा है, ठीक है। फिर देखिए, फिर आता है आपका जो आपके नॉन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर आते हैं, वो होते हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया, और सेकंड होता है आपका क्या होता है, सेकंड क्लोरोप्लास्ट, और उसके बाद में तीसरा था आपका प्लाज्मिड, आई थिंक ऐसा ही कुछ था, ठीक है। तो ये तीन हैं आपके जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड हैं। अब बारिश की थोड़ी सी बूंदें आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी तो उसे इग्नोर करना, क्योंकि बारिश हो रही है तो थोड़ी सी आवाज़ आएगी, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया एक एनर्जी पावर है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है पूरी सेल को। हमारे अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है, और एटीपी को हम करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ दी सेल, ठीक है, ठीक है मैम, समझ में आ गया। अब माइटोकॉन्ड्रिया को क्या है, हम सिंगल सिंगल देख लेते हैं क्या कह रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रियन सिंगल बोलते हैं, सिंगुलर में माइटोकॉन्ड्रियन, ठीक है। अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन्ड होता है, ये आर नॉट इजीली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। तो हम इसको ना इजीली नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप के अंदर नहीं देख सकते हैं। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज़ वेरिएबल होती है। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है हर एक सेल के अंदर वेरिएबल होती है, डिपेंडिंग ऑन फिजिकली एक्टिविटी ऑफ द सेल। अब देखो अपने हाथ हैं, आप आगे वाला हाथ देखेंगे और पीछे वाला हाथ देखेंगे, तो पीछे वाले हाथ में उतनी नहीं होंगी जितनी हमें ना मतलब आगे वाले हाथ में है, क्योंकि हम उनसे सारे काम करते हैं, उससे उठा रहे हैं सारी चीज़ों को, एनर्जी की जरूरत पड़ रही है सबसे ज़्यादा, तो ये वेरी करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों, क्योंकि आपको पता है जहाँ जिस हाथों से या फिर जिन सेल से हम ज़्यादा काम करवाएंगे तो वहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन भी ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो हम कर पाएंगे, वरना में तो आलस आएगा, है ना। तो इसीलिए हमें वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा मिलती हैं, ठीक है, और वेरी करती हैं, हर एक सेल पे डिपेंड करता है कि कौन सी सेल ज़्यादा फंक्शन कर रही है आपकी, तो वहाँ पे आपकी माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा पाई जाएंगी, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज़, तो अब इन टर्म्स ऑफ शेप और साइज़ में क्या होता है, कंसिडरेबल डिग्री ऑफ आपकी वेरिएबिलिटी इज ऑब्जर्व होती है। टिपिकली इज एन सिजुअल शेप्ड होती है आपकी, पता है, और सिलेंड्रिकल हैविंग अ डायमीटर। अगर आपको देखो टिपिकली क्या होता है आपकी, इट इज़ सेजस सॉस बोल सकते हैं, सेजस शेप होती है, और सिलेंड्रिकल हैविंग अ डायमीटर, एक डायमीटर में सिलेंड्रिकल हो सकती है, और ये कितनी हो सकती है, 0.2 to 1 माइक्रोमीटर ये होता है, एवरेज इसका इतना हो सकता है 0.5 माइक्रोमीटर। एंड लेंथ में कितना होता है, ये लेंथ में होता है आपका 1 to 4.1 माइक्रोमीटर लेंथ में हो सकता है, ठीक है। ईच माइटोकॉन्ड्रियन इज आर डबल, आपको पता है ईच माइटोकॉन्ड्रियन क्या है, डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। वैसे ही ये सिमिलरिटी आपकी जो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें भी ये सिमिलरिटी मिलती है आपको, ठीक है। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया आपका कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। सबसे पहले आपकी डबल मेम्ब्रेन, हमने आपको बताया डबल मेम्ब्रेन होती है, तो सबसे पहले डबल मेम्ब्रेन से होने से पहले आउटर लेयर होगी, उसके बाद में इनर मेम्ब्रेन होगी उसके बाद में, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन ये वाली, तो ये डबल लेयर होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। फिर उसके बाद में इसमें क्या होता है,
मैट्रिक्स होती है, ये याद रखना है आपको, लेवलिंग करने के लिए आ जाता है। अगर आप नीट का एग्ज़ाम भी देने जा रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ सकते हो। सब कुछ नीट के पर्पज़ से ही पढ़ा रही हूँ यहाँ पे, कोई भी ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। क्रिस्टी आपकी होती हैं किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। मैंने आपको याद करने का ट्रिक बताया है, एम क्रिस्टी, ठीक है, और आपका जी सिस्टर्नी, जी सिस्टर्नी, ठीक है, आपको याद करना है ऐसे ही। तो जी यहाँ पे नोट कर रहा है गोल्जी कॉम्प्लेक्स को, और आपका सिस्टर्नी तो आपको पता है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स में ही पाए जाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया में आपके क्रिस्टी पाए जाते हैं, तो आपको याद करना है क्रिस्टा या क्रिस्टी, जो आप याद करना चाहते हो तो याद करना है कि आपको माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी पाए जाते हैं। ये लेवलिंग के लिए आ जाते हैं, जैसे आपको मैच इन द फॉलोइंग आता है ना, तो उसमें आ जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी पाए जाते हैं, और जो आपकी गोल्जी कॉम्प्लेक्स है उसमें आपके सिस्टर्नी पाए जाते हैं, ठीक है। बाकी इनमें इनर स्पेस, जो इनर मेम्ब्रेन स्पेस होता है वो भी होता है, ठीक है। चलो आगे देख ले रहे हैं, ये देख लेना लेवलिंग क्या है, इनर कौन सी है, आउटर कौन सी है मेम्ब्रेन, और क्रिस्टी क्या है, मैट्रिक्स क्या है। तो ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो आगे देखते हैं। तो मैंने आपको बताया कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड होती है, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है विद द आउटर मेम्ब्रेन इसकी होती है, और एक होती है इनर मेम्ब्रेन, डिवाइडिंग इंटू ल्यूमिनल डिस्टिंक्टली। ल्यूमिनन आपका ल्यूमेन होता है उसमें ये डिवाइडेड होती है इनटू 2 एक्वस कंपार्टमेंट्स होती हैं इसके पास में, ठीक है। क्योंकि आपकी जो मेम्ब्रेन है वो डिवाइड किससे होती हैं, वो ल्यूमेन से होती हैं, ठीक है। ल्यूमेन डिस्टिंक्टली डिवाइड होती हैं, और ये 2 एक्वस कंपार्टमेंट्स इसके पास में होते हैं। द आउटर कंपार्टमेंट एंड द इनर कंपार्टमेंट, 2 टाइप के आपके कंपार्टमेंट होते हैं, याद रखना है आपको। द इनर कंपार्टमेंट इज फिल्ड होता है, इनर कंपार्टमेंट कैसे फिल होता है, किससे, होमोजेनस डेंस होमोजेनस सब्सटेंस कॉल्ड मैट्रिक्स। तो आपको याद रखना है कि आपका जो अंदर वाला पार्ट होता है, इनर पार्ट होता है, वो किससे फिल्ड रहता है, वो होता है आपका डेंस होमोजेनस सब्सटेंस से फिल्ड रहता है आपका इनर पार्ट, इनर कंपार्टमेंट माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, फॉर्म्स होती है किससे, कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्रीज से वो बनती है, ठीक है। ऑफ ऑर्गेनेली की लिमिटिंग, जो ऑर्गेनेलीज की लिमिटिंग बाउंड्रीज होती हैं उससे उनकी बनती है। द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स आर अंडर नंबर ऑफ, जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें इनफोल्डिंग्स होती हैं कॉल्ड, उन्हीं इनफोल्डिंग को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं, और सिंगुलर में क्रिस्टा बोल देंगे उसको, ठीक है। तो आपकी इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें फॉर्म बनते हैं, नंबर ऑफ इनफोल्डिंग बनती है, उन फोल्डिंग को हम बोलते हैं क्रिस्टी, ठीक है। टुवार्ड्स द मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स की तरफ बनती हैं ये, ठीक है, याद रखना है आपको। द क्रिस्टी इंक्रीज द सरफेस एरिया, क्रिस्टी क्या करती हैं बेटा, सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आपकी जो जैसे स्टमक होता है आप लोगों का, तो उसमें क्या विलाइज होती हैं, ऐसे आपने देखा होगा है ना, बिलाइज होती हैं, बिलाइज होती हैं बिलाइज। तो बिलाइज किसका काम करती हैं, वहाँ पे सरफेस एरिया को इंक्रीज ही तो करती हैं बिलाइज। तो वैसे ही आपका माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें क्रिस्टी होती हैं, वो भी हेल्प करती हैं इंक्रीज सरफेस एरिया को, ठीक है। 2 मेम्ब्रेन हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं, उसके पास में जो 2 मेम्ब्रेन हैं उसमें उनके खुद के स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं विद द माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन से, वो एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन में पार्ट लेते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है आपका वो कैसी साइट रखता है, वो एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट उसके पास में होती है। मतलब एरोबिक का मतलब होता है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस होनी चाहिए, तभी वो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है ऑक्सीजन की हेल्प से, ठीक है। दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी, और वो क्या करता है, सेलुलर एनर्जी को प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी के फॉर्म में सेलुलर एनर्जी को वो प्रोड्यूस करता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है। हैंस दे आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोल देते हैं, किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। द मैट्रिक्स ऑल्सो पजेस सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, तो आपकी मैट्रिक्स होती है वो क्या करती है, सिंगल सर्कुलर डीएनए रखती है, ठीक है। याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास में कौन सा सर्कुलर डीएनए होता है, तो वो होता है सिंगल सर्कुलर डीएनए, ठीक है। अ फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं उसके पास में, और राइबोसोम्स भी होते हैं उसके पास में, जिसे हम 70S बोलते हैं। तो फिर उसके बाद में एंड द कंपोनेंट्स, उसके पास में राइबोसोम कैसे होते हैं, याद रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास में राइबोसोम कौन से होते हैं, 70S टाइप होते हैं, याद रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद में एंड द जो कंपोनेंट्स होते हैं आपके रिक्वायर्ड करते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन को रिक्वायर्ड करते हैं, ठीक है। और बाकी आपको पता ही है राइबोसोम, तो आपको पता ही है राइबोसोम तो हेल्प करते ही हैं प्रोटीन के लिए, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है ना। द माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन, तो माइटोकॉन्ड्रिया किसके द्वारा डिवाइड करती है बेटा, वो करती है फिजन के द्वारा, डिवीजन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में आपका। ओके, समझ में आ गया होगा आई होप आप लोगों को।
आई हो बेटा आप सब आवाज़ आपके सामने सही आ रही हो, क्योंकि थोड़ा बारिश हो रही थी उधर, तो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा रूम में जाती हूँ अंदर, तो आवाज़ नहीं आएगी। ठीक है, अभी शायद आवाज़ कम आ रही होगी। अब देखिए आगे देखते हैं, तो आगे क्या है आपका प्लास्टिड्स है। प्लास्टिड्स क्या बोल रहे हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहले प्लास्टिड होता क्या है, दो चीज़ें होती हैं आपकी, प्लास्टिड और प्लाज्मिड। इन दोनों में कन्फ्यूज़ नहीं होना है। प्लाज्मिड वो होता है जो हेल्प करता है डीएनए के रिकॉम्बिनेशन में, या फिर डीएनए के जो सॉरी डीएनए के रिकॉम्बिनेशन में हेल्प करता है, और डीएनए में जो इंटरचेंज होता है वो उसमें भी हेल्प करता है प्लाज्मिड आपका। प्लास्टिड होते हैं आपके क्या बोल सकते हैं प्लास्टिड को बोल सकते हैं कि आपके पिगमेंट्स होते हैं प्लास्टिड। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। अब देखो जो कि प्लास्टिड्स हैं वो क्या कर रहे हैं, प्लास्टिड्स आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल में पाए जाते हैं प्लास्टिड आपके, क्योंकि वो पिगमेंट का काम कर रहे हैं इसलिए। ठीक है, और किस में पाए जाते हैं, एंड इन यूग्लिनॉइड्स में आपके प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। यूग्लिनॉइड्स तो आपने देखा होगा, जो आपका उसमें हम पढ़ते हैं मोनेरा, जब पढ़ते हैं उसको तो उसमें आपको मिलते हैं प्लांट सेल में। मोनेरा क्यों बता रही हूँ मैं, मोनेरा की क्यों बात कर, प्रोटिस्ट की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो इसमें यूग्लिनॉइड आपको मिलते हैं, आपने पढ़ा होगा डेफिनेटली चैप्टर में, जो आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर है उसमें। दीज आर इजीली आपके इजीली क्या होते हैं, आपके ऑब्जर्व होते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप के अंदर, इजीली देख सकते हैं इन्हें। दे आर लार्ज, क्योंकि वो लार्ज होते हैं इसलिए हम आराम से इन्हें देख सकते हैं। दे वियर, ये क्या वियर करते हैं, सम स्पेसिफिक पिगमेंट को वियर करते हैं। मैंने आपको बताया जहाँ पे पिगमेंट की बात होगी तो वहाँ पे हम प्लास्टिक की बात करेंगे। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, कुछ स्पेसिफिक आपके पिगमेंट को क्या करते हैं बेटा, वियर करते हैं। दस इम्पार्टिंग स्पेसिफिक कलर को रखते हैं वो टू द प्लांट्स के लिए। वेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट्स के बेस के अनुसार ही प्लास्टिड को हम क्लासीफाई कर सकते हैं तीन पार्ट में। सबसे पहले होता है क्लोरोप्लास्ट जो ग्रीन कलर शो करता है, क्रोमोप्लास्ट जो ऑरेंज येलो वगैरह कलर शो करता है, और ल्यूकोप्लास्ट होता है जो कलरलेस होता है। ठीक है, ये कलरलेस होता है आपका, कलरलेस। ठीक है बेटा, तो आपको ऐसे याद रखना है। अब देखो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया है कि कलरलेस कौन सा होता है और कलर्ड कौन सा होता है, और ग्रीन कलर स्पेसिफिकली किस में होता है, और ऑरेंज और येलो किस में होता है, और ल्यूकोप्लास्ट में तो कलरलेस होता ही है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले जो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है उसके बारे में बात कर लेना है। तो ये कंटेन करता है क्लोरोफिल को। आपको पता है क्लोरोफिल कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से ही हमें क्या मिलती हैं, ग्रीन लीव्स हमें ग्रीन दिखती हैं। ठीक है, एंड कैरोटिनॉइड आपको मिलता है, पिगमेंट्स भी इसमें कैरोटिनॉइड पिगमेंट भी मिलते हैं, विच आर रेस्पॉन्सिबल, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं वो, ट्रैपिंग ऑफ लाइट एनर्जी। किसके लिए, क्लोरोफिल किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, क्लोरोफिल उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, एंड कैरोटिनॉइड पिगमेंट उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है कि जो हमारी लीव्स होती हैं वो लाइट को ट्रैप कर सकें। ठीक है, इसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। अब वो ट्रैप किस लिए कर रहे हैं लाइट को, क्योंकि हमें फोटोसिंथेसिस कराना है उनसे। ठीक है, इन अब बात कर रहे हैं हम क्रोमोप्लास्ट की। क्रोमोप्लास्ट की जब आप बात करेंगे तो ये फैट सोल्यूबल होता है, फैट सोल्यूबल होता है। ठीक है, इसमें भी कैरोटिनॉइड आपके पिगमेंट पाए जाते हैं, लाइक कैरेटीन, जेंथोफिल्स एंड अदर आर प्रेजेंट। जैसे आपका क्रोमोप्लास्ट हो गया तो उसमें वो फैट सोल्यूबल होता है, और उसमें कैरोटिनॉइड पिगमेंट पाए जाते हैं लाइक कैरोटीन और जेंथोफिल्स एंड आपके अदर और प्रेजेंट होते हैं। दे गिव्स द पार्ट ऑफ द प्लांट आज येलो। जैसे अब इसको क्या करते हैं, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियां गुलाबी दिखती हैं, ऑरेंजिस दिखती हैं, येलोइस दिखती हैं, तो वो किसकी वजह से होती हैं, वो क्रोमेटोप्लास्ट की वजह से होती हैं। ठीक है, तो ऑरेंज हो गया आपका, रेड कलर हो गया, तो इसकी वजह से वो प्लांट के पार्ट्स हमें दिखते हैं। ठीक है, येलो ऑरेंज और रेड। फिर हम बात कर लें लास्ट, जो आपको ल्यूकोप्लास्ट था वो होता है कलरलेस। आपको ऑलरेडी दे रखा है कलरलेस प्लास्टिड है ये। ठीक है, फिर देखिए अब यहाँ पे देखेंगे आप कि ये कलरलेस कैसा है, कलरलेस प्लास्टिड है, ऑफ वेरिड शेप होता है इसका, एंड साइज होता है, विद स्टोर्ड न्यूट्रिएंट। और ये किसको स्टोर करता है, ये स्टोर करता है न्यूट्रिएंट को। ठीक है, जैसे सबसे पहला है इसमें न्यूट्रिएंट कौन सा होता है, एमाइलोप्लास्ट, और एक होता है इलियोप्लास्ट। ठीक है, एमाइलोप्लास्ट की बात करेंगे हम तो आपने पढ़ा होगा उसमें, कौन सा चैप्टर बताऊँ मैं, मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट में। तो एमाइलोप्लास्ट किसमें पाया जाता है, आपका जो मेज का होता है, एलिरोन लेयर आपने देखा होगा, मेज होती है उसमें एलिरोन लेयर पाया जाता है। ठीक है, एलुरोन लेयर, और एलुरोन लेयर क्या थी, प्रोटीन की लेयर थी जिसमें प्रोटीन मिलता है। ठीक है, तो जो अमाइलोप्लास्ट है आपका स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट्स को, स्टार्च को। ठीक है, उसके बाद में और पोटैटोज, जैसे पोटैटोज हुए तो अमाइलोप्लास्ट में आपके, सॉरी बेटा जी, अमाइलोप्लास्ट से मेज कनेक्ट नहीं है बिल्कुल भी, सॉरी बिग सॉरी। ठीक है, तो अमाइलोप्लास्ट क्या होते हैं, ये स्टोर करते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट को, स्टार्च को, एंड पोटैटोज में आपको पता है स्टार्च पाया जाता है और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, और इसमें तीन चीज़ें हैं, मतलब आपकी ल्यूकोप्लास्ट तीन पार्ट में डिवाइडेड है बेटा। ये दो पार्ट हो गए आपके, जैसे ल्यूकोप्लास्ट है ये मैं ऊपर लिख दे रही हूँ, एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है। तो पहला आपका हो जाएगा अमाइलोप्लास्ट,
दूसरा आपका हो गया एलियोप्लास्ट जो ऑयल से रिलेटेड है, एलियो, ठीक है। तीसरा होता है एल्यूरोन, ठीक है, याद रखना है एल्यूरोन, एल्यूरोन, ठीक है, लेयर पाई जाती है आपकी। तो आपका मैंने बता दिया कि जो अमेलोप्लास्ट होता है वो क्या होता है, फैट को स्टोर करता है, जैसे पोटैटो में स्टार्च पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। फिर बात कर ले रहे हैं हम इलियोप्लास्ट की। इलियोप्लास्ट क्या करता है, स्टोर करता है, ऑयल को स्टोर करता है एंड फैट को स्टोर करता है। वेयर एज एक और है आपका, नीचे देखिए, एक और है आपका क्या है, एलियोब्लास्ट, ठीक है। तो ये करता है किसको, प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करता है या फिर प्रोटीन को स्टोर करता है, ठीक है। तो ये जो मेज वाली चीज़ मैंने बताई थी वो एल्यूरोन के लिए बताई थी, मैंने लिखा भी था एल्यूरोन लेयर, ठीक है। तो हमारी मेज होती है उसमें एल्यूरोन लेयर प्रेजेंट होती है, वो किसका वहाँ पे होता है स्टोरेज, वो प्रोटीन का स्टोरेज होता है, ठीक है। ओके बेटा, आई होप समझ गए होगे। अब देखो हम क्लोरोप्लास्ट का एक बार देख ले रहे हैं स्ट्रक्चर, तो वैसे भी हम इसको पढ़ेंगे उसमें जाके, जो फोटोसिंथेसिस चैप्टर है उसमें। तो इसकी भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह दो डबल मेम्ब्रेन होता है ये, तो आउटर मेम्ब्रेन ही हो गई, इनर मेम्ब्रेन ही हो गई। ग्रेनम आपके ये हैं, थैलेकॉइड आपकी ये हैं, ठीक है, और स्ट्रोमा लेमिली ये है, और स्ट्रोमा ये है आपका, ठीक है। तो स्ट्रोमा में और ग्रेना में और थैलेकॉइड में, इनमें बिल्कुल भी आपको वो नहीं करता है, मतलब कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ग्रेनम होते हैं आपके क्या, जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ग्रेनम, और थैलेकॉइड बोल देते हैं उनको, जो सिंगली अटैच होते हैं, ठीक है। तो ग्रेनम होते हैं सारे, ग्रेना और गिनम मतलब सारे, जैसे कॉइन लाइक, कॉइन को एक कॉइन के ऊपर एक कॉइन रख दो, रखते जाओ कॉइन, तो जब गड्ढा बन जाएगा पूरा, गड्ढा मतलब एक, यार मतलब एक बिल्डिंग सी बन जाएगी, ऐसे समझ लो। जैसे आप एक कॉइन के ऊपर रखते जाओगे कॉइन, तो क्या बिल्डिंग सी बन रही है, इसको गिनम बोल देंगे। थैलेकॉइड होता है आपका एक, जैसे थैलेकॉइड ऊपर से एक डालो तो वो थैलेकॉइड हो जाएगा। अभी हम पढ़ ले रहे हैं तब क्लियर हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो आप, तो यहाँ पे हो क्या रहा है बेसिकली, यहाँ पे ये हो रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आपके होते हैं वो ग्रीन होते हैं, प्लांट्स में फाउंड होते हैं, प्रेजेंट होते हैं इन द मीजोफिल सेल। अब वो जो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है वो कहाँ पाया जाता है, प्लांट्स में, वो पाया जाता है मीजोफिल सेल्स में। मीजोफिल सेल्स आपकी कहाँ पाई जाती हैं, वो पाई जाती हैं लीव्स में, ठीक है। तो मीजोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स, ठीक है। दीज आर लेंस शेप्ड होती हैं ये आपके, ओवल शेप्ड होते हैं, स्पेरिकल शेप भी हो सकते हैं आपकी मीजोफिल सेल्स, और डिस्क्वाइड हो सकते हैं, और इवन रिवन लाइक ऑर्गेनेलीज भी हो सकते हैं, हैविंग वेरिएबल लेंथ होती है उनकी, इतनी ब्रेथ हो सकती है और इतनी आपकी लेंथ हो सकती है, 5 to 10 माइक्रोमीटर, एंड ब्रेथ होती है 2.4 माइक्रोमीटर, 2 to 4 माइक्रोमीटर, ठीक है। देयर नंबर वेरीज फ्रॉम 1 per cell टू द क्लेमाइडोमोनास। तो क्लेमाइडोमोनास क्या है आपका, ग्रीन एल्गी है, तो ये क्या करता है, नंबर में वेरी हो सकते हैं ये आपके, क्या क्लोरोप्लास्ट वेरी कर सकते हैं नंबर में, ठीक है। तो जो आपका क्लेमाइडोमोनास है वो भी एक ग्रीन एल्गी है, तो उसमें भी वेरी कर सकते हैं, और प्लांट में वेरी कर सकते हैं। अब ग्रीन एल्गा आपको पता है क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लेमाइडोमोनास क्या है, ग्रीन एल्गा है। 20 to 40 per cell इन द मीजोफिल। अब आपको बता देखो, अब यहाँ पे क्या है, बोल रहे हैं ये कि देयर नंबर वेरी कर सकते हैं फ्रॉम 1 per cell ऑफ द क्लेमाइडोमोनास। तो क्लेमाइडोमोनास है, पता नहीं क्या निकल लगता है, जो आपका क्लेमाइडोमोनास है वो एक ग्रीन एल्गी है, ठीक है। उसमें आपके मेसोफिल सेल में आपके पर सेल में 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट पाए जा सकते हैं, ठीक है। ये कहने का मतलब है इनका। फिर देखिए, लाइक माइट्रोकॉन्ड्रिया, माइट्रोकॉन्ड्रिया की तरह ही आपका जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो डबल मेम्ब्रेन होता है, मैंने आपको बताया, आउटर और इनर, ठीक है। ऑफ द टू इनर क्लोरोप्लास्ट एंड मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमेबल होता है, ये रिलेटिवली लेस परमेबल होती है। द स्पेस लिमिटेड बाय द मेम्ब्रेन, द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड द स्ट्रोमा। तो जो आपका स्पेस होता है लिमिटेड होता है बाय द इनर मेम्ब्रेन के द्वारा, तो क्लोरोप्लास्ट में उसे बोलते हैं हम स्ट्रोमा। याद रखना है स्ट्रोमा किसे बोलते हैं, ये पूरी लाइन बोल सकते हैं आपसे। द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड, तो वो होता है आपका स्ट्रोमा, ठीक है। द नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेन मेम्ब्रेनस शैक, कुछ फ्लैटेन मेम्ब्रेनस शैक ऑर्गेनाइज्ड होते हैं उनको बोलते हैं हम थैलेकॉइड। मैंने आपको बताया था थैलेकॉइड क्या होता है, आर प्रेजेंट इन स्ट्रोमा, स्ट्रोमा के अंदर ही प्रेजेंट है ना, यहाँ पे ये स्ट्रोमा है और ये प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है, स्ट्रोमा। थैलेकॉइड्स आर अरेंज्ड इन अ स्टॉक लाइक पाइल्स ऑफ कॉइन्स। तो थैलेकॉइड क्या होते हैं आपके, स्टॉक होते हैं किसकी तरह, पाइल्स लाइक कॉइन्स की तरह। जैसे आप कॉइन को एक के ऊपर एक कॉइन रख दो, मतलब सिक्कों को एक के ऊपर रख दो एक, तो वो स्टॉक हो जाएगा, तो उसी को बोलते हैं थैलेकॉइड। कॉल्ड ग्रेना, जैसे थैलेकॉइड क्या है, थैलेकॉइड एक सिंगल है, ठीक है।
अब जैसे ही अगर आप उनसे हम थैलेकॉइड को रखते जाओगे एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के ऊपर अगर हम स्टॉक कर देंगे थैलेकॉइड को, तो उसी को बोलते थे हम ग्रेना। मैंने जैसे कि आपको बताया कि अगर हम ढेर बना देंगे सिक्कों का, बिल्डिंग सी खड़ी कर देंगे सिक्कों की, जैसे एक के ऊपर ये, एक के ऊपर ये, एक के ऊपर ये, एक के ऊपर ये, तो ये आपके कहलाएंगे ग्रेना। ठीक है, सिंगुलर इसको ग्रेनम बोलते हैं, सिंगुलर में इसको ग्रेनम बोलते हैं। अगर एक थैलेकॉइड है, थैलेकॉइड पूरी गड्डी है थैलेकॉइड की, यहाँ पे एक थैलेकॉइड है, तो ये एक थैलेकॉइड है, ये थैलेकॉइड एक है। थैलेकॉइड को हम सिंगल बोलते हैं, सिंगल को हम थैलेकॉइड बोल रहे हैं। ठीक है, और थैलेकॉइड को जब हम अरेंज करते जा रहे हैं, मैनी ऑफ थैलेकॉइड से रखते जा रहे हैं उसके ऊपर, तो वो बन जाता है ग्रेना। याद रखना है, ठीक है। और द इंटीग्रेनल थैलेकॉइड होते हैं। ठीक है, इसको हम इंटीग्रेनल थैलेकॉइड बोलते हैं। इन एडिशन देयर आर फ्लैटन मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स होते हैं कॉल्ड स्ट्रोमा लैमेली। इसके अतिरिक्त और भी चीज़ें होती हैं इससे स्ट्रोमा लैमेली कनेक्टिंग द थैलेकॉइड, जो थैलेकॉइड को वो कनेक्ट करती है डिफरेंट ग्रेना से, मतलब आपके डिफरेंट टाइप की ग्रेना है उनसे वो कनेक्ट करती है। कौन कनेक्ट करती है? वो स्ट्रोमा लैमेली हेल्प करती है थैलेकॉइड्स को डिफरेंट ग्रेना से कनेक्ट करने में। ठीक है, द मेम्ब्रेन ऑफ थैलेकॉइड्स इनक्लोज आ स्पेस कॉल्ड ल्यूमेन। तो आपकी जो मेम्ब्रेन होती है थैलेकॉइड की, वो स्पेस उसमें पाया जाता है, उस स्पेस को हम बोलते हैं ल्यूमेन। ठीक है, ल्यूमेन तो आपको पता है चिपचिपा पदार्थ होता है, याद रखना है आपको, क्योंकि उसमें क्या है, फ्रिक्शन ना हो, उसमें वो मतलब घर्षण ना हो। ठीक है, द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स एंजाइम्स। तो आपके स्ट्रोमा होता है उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर, उस वो करता है कंटेन एंजाइम्स को, रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन। किसके रिक्वायरमेंट के लिए एंजाइम्स को कंटेन करता है? वो करता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, या फिर उसकी उनकी सिंथेसिस की वजह से वो क्या करता है, एंजाइम्स को कंटेन करता है। कौन? स्ट्रोमा, क्लोरोप्लास्ट में अंदर जो स्ट्रोमा होता है वो। इट ऑल्सो कंटेन्स स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम। तो इसके पास में जैसे वहाँ पे था, उधर क्या था, सिंगुलर सर्कुलर था। ठीक है, सिंगल सर्कुलर था, यहाँ पे डबल है, यहाँ पे डबल है। ठीक है, तो पीछे जो आपको माइटोकॉन्ड्रिया था उसमें सेम ही ऐसा था, तो यहाँ पे वहाँ पे सिंगल था, यहाँ पे डबल है, तो यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड सिंगुलर सर्कुलर डीएनए मिलेगा आपको, मॉलिक्यूल मिलेगा, और राइबोसोम तो आपको पता है पीछे ही प्रेजेंट थे। क्लोरोफिल पिगमेंट आर प्रेजेंट इन थैलेकॉइड। तो आपके जो क्लोरोफिल पिगमेंट पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? थैलेकॉइड्स में, याद रखना है। आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि जो आपके क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं आपके किसमें, बताओ? थैलेकॉइड में। ठीक है, तो अगर हम रिलेट करें चीज़ों को तो क्या करेंगे, जैसे सबसे पहले लीव्स आप देखोगे, मीजोफिल सेल्स कहाँ पाई जाती हैं? लीव्स में। एक लीव बनाओ यहाँ पे। ठीक है, अब इसका ओवरव्यू देखेंगे। जब ओवरव्यू देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा मीजोफिल सेल, ये मीजोफिल सेल है, एम बना दे रही हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, मीजोफिल सेल। जब इसको हम और बड़ा करके देखेंगे तो इसके अंदर मिलेगा हमें एक क्या, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जब मिलेगा हमें, क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट मिलेगा हमें, तो उसके अंदर हमें क्या क्या मिलेगा? उसके अंदर हमें मिलेंगे थैलेकॉइड और थैलेकॉइड ग्रेना, इनको हम ग्रेना बोल देते हैं। ग्रेना बोलने के बाद में इन्हें जो हम इन्हें कनेक्ट कर रहे हैं वो उसे बोलते हैं स्ट्रोमा लेमिली, इसको बोल देते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, और जो कनेक्ट कर रही है इस चीज़ को उससे बोल देते हैं स्ट्रोमा लेमिली। ऐसे लिख दिया है मैंने, याद हो गया होगा, डेफिनेटली याद हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई हो आपकी, आराम से याद हो गया होगा। ठीक है, अब देखो आगे, फिर देखते हैं हम कि जो आपका क्लोरोफिल है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, वो किसकी, वो होता है आपका थैलेकॉइड की वजह से प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल पिगमेंट। ठीक है, जो राइबोसोम होते हैं क्लोरोप्लास्ट के वो होते हैं स्मॉलर, होता है 70s, और जो आपका साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम होता है वो होता है 80s। तो आपका राइबोसोम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर होता है 70s देन द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम 80s से। तो आपका जो क्लोरोप्लास्ट का राइबोसोम होता है वो छोटा होता है अकॉर्डिंग टू जो आपका साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम होता है उससे, मतलब 70s टाइप का होता है, 80s टाइप का साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम होता है। ठीक है, अगर कंपेयर करें तो। अब देखो राइबोसोम के बारे में पढ़ ले रहे हैं, बहुत राइबोसोम 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 तब से पढ़े जा रहे हैं, तो हमें बनता है कि राइबोसोम भी हम पढ़ ले रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले राइबोसोम किसने डिस्कवर किया ये हमें पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो जॉर्ज आपके पैलेडी थे उन्होंने 1953 में डिस्कवर किया था राइबोसोम को। कैसे देखा था कि राइबोसोम आर ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होते हैं, फर्स्ट ऑब्जर्व अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ये इन्हें ऑब्जर्व किया गया था एज डेंस पार्टिकल्स की तरह। तो किसके द्वारा दिया गया था? ये आपके जॉर्ज पैलेडी हैं, उन्होंने राइबोसोम को डिस्कवर किया था। ठीक है, ओके।
दे आर कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब आपको पता है राइबोसोम क्या है, प्रोटीन बनाते हैं। अब प्रोटीन बनाते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि उनके पास में आरएनए भी होगा, आरएनए से तो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो आपके जो कंपोज करते हैं न्यूक्लिक एसिड को, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड कौन सा है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, वो होता है आरबी आपका आरएनए। आरएनए की फुल फॉर्म तो बताओगी, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। एंड नॉट सराउंडेड बाई एनी मेम्ब्रेन। और राइबोसोम एक याद रखना, राइबोसोम क्या है बेटा, राइबोसोम के पास में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, वो मेम्ब्रेन विदाउट मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती राइबोसोम पे आपकी। फिर आप पढ़ोगे यूकैरियोटिक जो आपका राइबोसोम होता है वो 80S टाइप होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। प्रोकैरियोटिक आपका होता है वो 70S टाइप होता है। अगर न्यू बच्चा कोई पढ़े मेरे से तो मैं बता दे रही हूँ ट्रिक क्या है इसकी। तो जैसे ई बड़ी बनाओगे आप, ठीक है, तो ई को हम 8 रख सकते हैं, रख सकते हैं। तो यूकैरियोटिक 80S टाइप हो गया। पी है आपकी पी प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। तो पी को हम 7 बना सकते हैं इधर से पीछे से, यस मैम बना सकते हैं। तो ये हो गया प्रोकैरियोटिक में 70S टाइप, ऐसे भूलोगे नहीं आप, ठीक है। आप नए जुड़े हो या फिर नया कोई बच्चा मेरे ये लेक्चर को देख रहा है तो सही मैंने बता दिया। ईच राइबोसोम हैव 2 सब यूनिट होती हैं हर एक राइबोसोम के पास में। जैसे एक लार्जर होती है, एक स्मॉलर होती है। जो जो आपकी सब यूनिट होती हैं वो 80S टाइप की कौन सी होती हैं, तो 60S होती है और 40S होती है। 60S आपकी क्या होगी, लार्ज सब यूनिट है, और आपकी 40S छोटी सब यूनिट है। जैसे यहाँ पे दे रखा है लार्ज सब यूनिट ये है और छोटी जो स्मॉल है वो ये है नीचे वाली, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है। अब देखो 70S में क्या होता है, 50S होती है, 30S होती है, ऐसे याद रखना है। देखो सब यूनिट को कैसे याद रखना है, ये हो गया आपका 70S टाइप, किस में होता है, प्रोकैरियोटिक की ये राइबोसोम होते हैं। याद कैसे रखना है, इसमें 2 सब यूनिट होती हैं आपकी। सबसे पहले इसी का याद रखना है 50 और 30, ठीक है। यस मैम, ठीक है। अब क्या करना है आपको, सिर्फ 80S वाले में कुछ नहीं करना, बहुत ईजी है। ई वाला हो गया ये। तो 80S वाले में क्या होता है, इसकी भी 2 सब यूनिट होती हैं, आपको पता है, यस मैम पता है। तो इसमें जो 50 किया है वहाँ पे 60 कर दो, 7 60S, और यहाँ पे कर दो आप यहाँ पे 40, 10 आपको जोड़ने हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना है, सभी यूनिट भी आपको याद हो गई होंगी, ठीक है। जो यहाँ पे एस है बेटा उसे सब यूनिट बोलते हैं, और यहाँ पे इसको वेड वर्क भी बोलते हैं, ठीक है, यूनिट बोलते हैं। स्टैंड आपका जो है स्टैंड करता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के लिए, स्टैंड करता है एस आपका, किसके लिए, स्टैंड फॉर द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। इट इज़ इनडायरेक्टली अ मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज। अब ये इनडायरेक्टली किसको मेजर करता है, डेंसिटी और साइज को। बोथ जो आपके एस टाइप राइबोसोम होते हैं 70S और 80S कंपाउंड 2 सब यूनिट से मिलके बने होते हैं, ठीक है, याद रखना है। आप पढ़ लेते हैं सबसे पहले साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या है, क्या है आपका साइटोस्केलेटन, ये है, मैं बता देती हूँ आपको क्या है, कि ये इलेबोरेट करता है नेटवर्क filamentous proteinaceous structure consists of microtubules, microfilaments and intermediate filaments present in the cytoplasm are collectively referred to as cytoskeleton को ये प्रेजेंट करता है। साइटोस्केलेटन का मतलब हो गया आपका कि ये क्या क्या रखेगा, आपका माइक्रोट्यूब्यूल रखेगा। साइटोस्केलेटन एक नेटवर्क होता है, फिलामेंटस नेटवर्क, जिसे हम प्रोटीनेसियस स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये किस का बना हुआ होता है, ये होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर होता है, माइक्रोफिलामेंट्स इसके अंदर होते हैं, और इंटरमीडिएट फिलामेंट भी होते हैं इसके अंदर, जो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, आपका साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है साइटोस्केलेटन, ठीक है। साइटोस्केलेटन इज अ सेल आर इन्वॉल्व्ड इन मैनी फंक्शंस। जो आपको साइटोस्केलेटन होता है वो मैनी फंक्शंस में इन्वॉल्व होता है, सच एज मैकेनिकल सपोर्ट के लिए, मोटिलिटी के लिए, मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ द सेल के लिए भी ये प्रेजेंट होता है एक सेल के अंदर, ठीक है। आप देखो आगे देखते हैं, ये आपके क्या है, ये आपका है, हमने देखा है ये स्ट्रक्चर इंटरनली किसके, सेक्शन ऑफ सीलिया फ्लैजेला के, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका ए है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा गया है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है, और बी है वो हमने क्या किया है, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया है इंटरनल स्ट्रक्चर को। अब देखो ये वाला तो आपको दिख रहा होगा, सेम ही ऐसा ही दिख रहा होगा ये, तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा है, माइक्रोग्राफ या जो बोलना चाहो आप वो देखा है इसने, हमने अपने आप से बनाया है कि ऐसे कुछ दिखता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर क्या पढ़ोगे आप, उसके बाद में आप पढ़ो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद में इसमें सेंट्रियोल होता है, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, ठीक है, 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, सेंट्रल सीथ होती हैं ये 2, ठीक है, और सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल भी 2 होते हैं आपके। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो आपने पढ़ लिया। पेरीफेरल आपके होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, जिसे हम डबलेट बोलते हैं, मतलब 2 होते हैं ना तो इसलिए डबलेट बोल देते हैं। इंटर डाउटलेट ब्रिज होते हैं इनके अंदर, देखो ये जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, ये दोनों ग्रीन लाइन से जुड़े हुए हैं, देखो इधर भी, ये भी, ये भी, ये भी, जैसे ये दोनों जुड़े हुए हैं वैसे ये दोनों भी जुड़े हुए हैं, ठीक है, देखा होगा आपने, देख रहे होगे ये चीज़।
उसके बाद में रेडियल स्पोक भी होता है इसके पास में, तो वो भी याद रखना है। स्ट्रक्चर ध्यान से देख लेना है, नीट के पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो सीलिया फ्लैजिला होते क्या हैं वो देख लो आप, सीलिया और फ्लैजिला, ठीक है। अब सीलिया और फ्लैजिला किसमें मोबिलिटी में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो जो आपका सीलिया है और फ्लैजिला है आर हेयर लाइक आउटग्रोथ होती है और ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सीलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर होते हैं, वर्क लाइक ओट्स की तरह वर्क करते हैं, कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ आइदर सेल्स ऑफ द सराउंडिंग फ्लूइड। तो आपका जो सीलिया होता है वो हेल्प करता है मूवमेंट के लिए, ठीक है, जो फ्लूइड होते हैं इधर से उधर लाने में हेल्प करता है। फ्लैजिला आर कंपेरेटिवली लॉन्गर होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है सेल मूवमेंट के लिए। द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया आर पजेस फ्लैजिला, जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया होते हैं ऑल्सो पजेस करते हैं फ्लैजिला को, बट दे आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम द यूकैरियोटिक सेल फ्लैजिला। जो आपके यूकैरियोटिक फ्लैजिला होते हैं वो अलग होते हैं और प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला होते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है। इनका मतलब ये है। तब जब आप इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में देखोगे तो सीलियम एंड फ्लैजिलम शोज दैट दे आर कवर्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होते हैं। देयर कोर कॉल्ड एक्सोमीन, उसी कोर को हम क्या बोलते हैं, एक्सोमीन बोलते हैं, ठीक है। पजेस नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स को पजेस करता है, रनिंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस के पैरेलल वो रनिंग करता है। द एक्सोमीन क्या होता है, यूजुअली हैज़ 9 डबलेट। एक्सोमीन क्या रखता है बेटा, वो 9 डबलेट रखता है फॉर रेडियली अरेंज्ड पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड अ पेयर ऑफ सेंट्रल लोकल माइक्रोट्यूब्यूल वो रखता है, ठीक है। एक पेयर सेंट्रल लोकल माइक्रोट्यूब्यूल रखता है और आपके 9 डबलेट रेडियली अरेंज्ड पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल रखता है, कौन, एक्सोमीन, ठीक है। एक्सोनीम सच एज एन अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनीमल माइक्रोट्यूब्यूल कैसे होती है, रिफर करती है 9+2 एरे, ठीक है, याद रखना है। किसकी अरेंजमेंट है, ये आपकी अरेंजमेंट है आपकी फ्लैजिला और किसकी, सीलिया की, ठीक है। तो कवर होते हैं विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन से और इनका जो एरे होता है वो एक्सोनीमल जो माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं वो कैसे अरेंज होते हैं, 9+2 एरे से अरेंज होते हैं। तो सेंट्रल ट्यूब्यूल जो होता है आपका कनेक्टेड विद ब्रिज, मैंने आपको बताया था कि 2 ऐसा था, तो इसमें ये थे आपके सीट थी और 2 वो थे, वो अरेंज थे किससे, एक ब्रिज से कनेक्ट थे, ठीक है। एंड इज ऑल्सो इनक्लोज बाई अ सेंट्रल सीट से वो इनक्लोज होते हैं, मैंने आपको बताया, विच आर कनेक्टेड टू द ट्यूब्यूल्स ऑफ द ईच पेरिफेरल डबलेट से भी वो अरेंज होते हैं और रेडियल स्पोक भी उनके पास में पहुंच जाता है। वही है जो स्ट्रक्चर था उसी के बारे में बताया गया है। दस देयर आर 9 रेडियल स्पोक्स होते हैं, कितने ये पूछ सकते हैं आपसे कि एक जो आपका प्रोकैरियोटिक या फिर यूकैरियोटिक जो आपका फ्लैजिला होता है उसमें कितने रेडियल स्पोक्स होते हैं, तो आप बता सकते हो कि 9 होते हैं, ठीक है। फिर पेरिफेरल डबलेट जो होता है आपका इंटरकनेक्टेड होता है बाई और लिंकर्स के द्वारा, आपको बताइए लिंकर्स के द्वारा, जैसे 2 ये थे तो 2 और अटैच होंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे ही तो था, फिर 2 और ऐसे, तो वो पेरिफेरल लिंकर के द्वारा वो क्या होता है, इंटरकनेक्टेड होते हैं। बोथ द सीलियम फ्लैजिलम इमर्ज फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बेसल बॉडीज। तो आपका जो दोनों होते हैं जैसे सीलिया और फ्लैजिला इमर्ज होते हैं फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर से, ठीक है, कॉल्ड बेसल बॉडीज, उसको हम बेसल बॉडीज बोलते हैं। अब आगे देख लेते हैं हम कि यहाँ पे जब बात कर रहे हैं वो किस किस की, सेंट्रोसोम की और सेंट्रियोल की, तो एक्चुअल में ये होते क्या हैं, सेंट्रोसोम क्या होते हैं वो देख लो आप। तो सेंट्रोसोम होते हैं इज एन ऑर्गेनली यूजिंग, बात कर रहे हैं इसके बारे में तो थोड़ा डिस्टर्ब हुआ था कॉल उसके लिए। अब देखो सेंट्रोसोम क्या होते हैं, आपके सेंट्रोसोम होते हैं इज एन ऑर्गेनली यूजिंग कंटेनिंग 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर उसके पास पाए जाते हैं, उसी को बोलते हैं हम सेंट्रियोल। सेंट्रोसोम के अंदर ही ऑर्गेनली पाए जाते हैं 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, उन्हीं को हम सेंट्रियोल बोलते हैं, ठीक है। दे आर सराउंडेड बाई अ एमोर्फस पेरीसेंट्रियल मटेरियल के द्वारा वो सराउंडेड होते हैं। बोथ सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब जो आपके सेंट्रियोल होते हैं और सेंट्रोसोम होते हैं वो परपेंडिकुलर ईच अदर क्या होते हैं, लाइज करते हैं। जैसे एक अगर सेंट्रियोल इधर है तो सेंट्रोसोम इधर होगा, ठीक है, ये परपेंडिकुलरली अरेंज होते हैं। इन विच ईच हैज़ एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक अ कार्ल व्हील, कार्ल व्हील की तरह वो ऑर्गेनाइजेशन होता है। जैसे आपने देखा होगा कार्ल व्हील देखा होगा, एक कार्ल व्हील ऐसे होता है, ऐसे कार्ल व्हील का क्या मतलब है, जैसे पहिया, तो कार्ल व्हील की तरह वो अरेंज होते हैं, ठीक है। दे आर मेड अप ऑफ 9 इवनली शेप्ड पेरिफेरल फाइब्रिल होते हैं, ट्यूब्यूल होते हैं, प्रोटीन होते हैं, ठीक है। मतलब वो 9 आपके बने होते हैं किससे, 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फिब्रिल्स ट्यूब्यूल प्रोटीन्स। ईच ऑफ पेरिफेरल फिब्रिल इज़ आ ट्रिपल, मतलब एक जो प्रत्येक पेरिफेरल फिब्रिल होता है वो ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट मतलब 3 होता है, ठीक है, एक में 3 पाए जाएंगे, ठीक है। दे एडजेसेंट ट्रिपल्स ऑल्सो लिंकर्ड
ठीक है, ये लिंक्ड होते हैं एक दूसरे से। सेंट्रल पार्ट ऑफ प्रोक्सिमल रीजन ऑफ द सेंट्रियोल ऑल्सो प्रोटीनेसिस होता है। जो सेंट्रल पार्ट होता है प्रोक्सिमल रीजन का, सेंट्रियोल का, वो भी कैसा होता है, प्रोटीनेसिस होता है। और उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, हब बोलते हैं। तो ये पूछ सकते हैं आपसे हब क्या बोलते हैं। तो प्रोक्सिमल पार्ट होता है सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रोक्सिमल रीजन ऑफ सेंट्रियोल। सेंट्रियोल का जो सेंट्रल पार्ट होता है और उसमें भी एक प्रोक्सिमल रीजन होता है, वो भी प्रोटीनेसिस होता है और उसको हम क्या बोलते हैं, हब बोलते हैं। दिस इज कनेक्टेड विद आर ट्यूब्यूल, वो ट्यूब्यूल के द्वारा कनेक्ट होता है ऑफ द पेरीफेरल ट्रिपलेट के द्वारा बाय रेडियल स्पोक्स मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। वो भी जो स्पोक्स होते हैं वो भी आपके प्रोटीन से बने हुए होते हैं। आपको पता है कि स्पोक्स राइबोसोम है, तो ये भी प्रोटीन से बने हुए होते हैं। सेंट्रियोल्स फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ द सीलिया एंड फ्लैजिला। तो सेंट्रियोल क्या करता है, वो क्या फॉर्म करता है, वो सीलिया की बेसल बॉडी पे वर्क करता है। जैसे ये बेस हो गया आपका, तो बेसल बॉडी पे क्या पाया जाएगा, सेंट्रियोल ही फॉर्म करता है सीलिया की और फ्लैजिला की बेसल बॉडी को, ठीक है। एंड स्पिंडल फाइबर्स आर गिव राइज टू स्पिंडल एपरेटस ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एनिमल सेल्स, ठीक है। तो जो आपके स्पिंडल फाइबर होते हैं वो स्पिंडल एपरेटस को ड्यूरिंग सेल डिवीजन में एनिमल सेल में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये। उसके बाद हम पढ़ते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है आपको पता है, न्यूक्लियस तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये कुछ ऐसा है, हमने देखा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा कि न्यूक्लियस ऐसा दिखता है। सबसे देख लो, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म ऑब्वियसली बात है न्यूक्लियस के अंदर पाया जाएगा। न्यूक्लियोलस होता है, वो भी अंदर ही पाया जाता है। न्यूक्लियर पोर होता है न्यूक्लियर के आसपास, जैसे यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपके पोर पाए जाएंगे। जैसे को एक मिनट इधर आओ बेटा तुम, जैसे न्यूक्लियर पोर कहाँ पाए जाएंगे आपके, ब्लैक कर ले रही हूँ मैं, तो यहाँ पे डॉट डॉट रखते जाओ तो ये पोर बन जाएंगे आपके। ब्लैक ब्लैक दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये पोर बनते जाएंगे, ये आपके न्यूक्लियर पोर होते हैं। फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो आपको बताइए, ये आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो न्यूक्लियर की जो डिस्कवरी है वो किसने की थी, वो की थी आपकी रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। न्यूक्लियस की सेल ऑर्गेनेली है, फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन ने एज अर्लियर 1831 में उन्होंने बता दिया था। लेटर तो मटेरियल होता है न्यूक्लियस का स्टेन बाय अ बेसिक डाइस से स्टेन किया था। आप देखो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो आपका न्यूक्लियस का मटेरियल होता है वो किससे स्टेन किया था, तो बेसिक डाइस से। वॉज किसने दिया था, ये क्रोमेटिन बताया था, तो ये फ्लेमिंग ने बताया था क्रोमेटिन नाम का, कि कुछ आपका न्यूक्लियस में मटेरियल होता है क्रोमेटिन, तो वो किसने बताया था, फ्लेमिंग ने। और किसके हिसाब से बताया था कि न्यूक्लियस को स्टेन किया था बाय द प्रोसेस ऑफ बेसिक डाइज के द्वारा, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर ले रही हूँ मैं इसको, यहाँ पे देख ले रहे हैं अपने लोग, तो आपके सामने। चलो बेटा, फिर मैं ना आपको ये अब आगे का लेक्चर आपको जल्दी से अपलोड कर दूँगी, जल्दी आपको भेज दूँगी। इतना आज के लिए सही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।